नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम आप किसानों से सीधा जुड़ते हैं एक फ़ोन कॉल के माध्यम से, और हर एक एपिसोड में कुछ नए विषय होते हैं जिससे जुड़े विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और आपके भी प्रश्न हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के विषय। आज के विषय है धान की उन्नत किस्में एवं पौधशाला प्रबंधन। दूसरा विषय है पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण। एक बार फिर से आपको बता दें, धान की उन्नत किस्में एवं पौधशाला प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, ये दो आज हमारे विषय हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, आपके प्रश्न कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और क्योंकि धान का समय आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि किसान इसको लेकर के भी तरह तरह की योजना बना रहा होगा। अगर उसमें कुछ आप जानना चाहते हो तो ये दो टोल फ्री नंबर हैं जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 1800-113060, ये एक नंबर है। दूसरे नंबर में बस अंत में आपको 61 डायल करना है। दोनों टोल फ्री हैं, इन पर यानी आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस आपको कॉल करना है और हमसे संपर्क करना है। तो जो आज के विषय है उसके बारे में हम चर्चा करें अपने विशेषज्ञों से। पहले आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार हैं, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुमार आपका। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर सुखदेव, आप हैं अपर प्रमुख वन संरक्षक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर दिनेश हमें धान के बारे में बताएंगे और डॉक्टर सुखदेव हमें वन संरक्षण के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण आज का हमारा विषय है, और वन संरक्षण और कृषि वानिकी भी इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे किसान जो हैं कृषि में कैसे वन संरक्षण के प्रति अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और वैसे भी जैसा कि हम जानते हैं कि आज पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर चर्चा हो रही है और किस तरीके से हर देश इसमें भूमिका निभा सकता है, हर नागरिक इसमें भूमिका निभा सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर हमारे किसान इसे समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आधी तो बात पूरी हो जाएगी। सबसे पहले मैं दिनेश जी आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम धान की बात करें तो अभी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने पौधशाला शायद डाल ली होगी या कुछ अभी इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि धान की किस तरीके से प्रबंधन करना चाहिए, पौधशाला की तैयारी किस तरीके से करें। किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि धान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, और जो खरीफ की फसल है, ये बरसाती फसल है एक तरह से, ये देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लगाई जाती है। देश का लगभग 84% धान इसी फसल से आता है। अब समय चल रहा है आपकी धान की पौधशाला लगाने का। कुछ किसान भाई लगा भी चुके हैं, तो आपको सही तरीके से इसकी पौध तैयार करनी है, और जिनकी पौध खड़ी हुई है, लगा चुके हैं, उसकी आपको अच्छे से देखभाल करनी है जिससे कि आपको स्वस्थ पौध मिल सके। क्योंकि बीमारी वाली पौध जब बाद में आप खेत में लगाएंगे या कमज़ोर पौध लगाएंगे तो उससे आपको धान की पैदावार अच्छी नहीं होगी। जी, तो चलिए और कुछ बातें हैं जिसे हम अब आप तक पहुंचाएंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो धान पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। धान यानी चावल संसार की एक प्रमुख खाद्य फसल है। श्री कृष्ण ने गीता में धान के प्रयोग का वर्णन किया है। चावल अन्नदाता के लिए एक महत्वपूर्ण अन्न ही नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। भारतवर्ष में धान की खेती लगभग 440 लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है और प्रतिवर्ष 1000 लाख टन से ज्यादा धान का उत्पादन होता है। भविष्य में भी धान की उत्पादकता में वृद्धि बनाए रखने के लिए नई पद्धति जैसे कि संकर धान तकनीक, जो कि अन्य उच्च उत्पादक पद्धतियों से 1 से 1.5 टन ज्यादा उत्पादक है, उत्पादन वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। संकर धान की उच्च उपज क्षमता प्राप्ति के लिए सस्य क्रियाओं पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। 1 हेक्टेयर धान की रुपाई के लिए 600 से 700 वर्ग मीटर पौधशाला क्षेत्र की आवश्यकता होती है। उपचार से पहले भूसीदार बीजों का प्रयोग न करें। ध्यान रखें कि अधिक उपज पाने के लिए हमेशा स्वस्थ बीजों का ही प्रयोग करें। मैट टाइप नर्सरी लगाने के लिए उपचारित बीजों को सीडलिंग ट्रे में लगाया जाता है। धान की उत्पादन प्रणाली में भारी परिवर्तन आने से तथा श्रम,
और जल की बढ़ती हुई अनुपलब्धता के कारण धान की खेती में खरपतवार से जुड़ी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। धान के पौधे के आविर्भाव के 35 से 40 दिनों के भीतर पौधों और खरपतवार के बीच प्रतिस्पर्धा की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान खरपतवार के नियंत्रण के लिए शाकनाशियों या उनके मिश्रण का प्रयोग काफी अच्छा है। मिट्टी परीक्षण के बाद ही उर्वरक की सही मात्रा का प्रयोग करें। तो भी आपने धान पर रिपोर्ट देखी और आगे हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे और आप अपने प्रश्न भी हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर भी हम साथ ही साथ नीचे फ्लैश करते रहेंगे, वहां से आप हमारा नंबर नोट कीजिए। टोल फ्री नंबर है, यानी कोई शुल्क आपका नहीं लगेगा। डॉक्टर सुखदेव, क्योंकि हम पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी को समझे तो शायद ये समस्या इतनी विकराल ना हो और आने वाले समय में शायद हम इस समस्या का समाधान भी ढूंढें। लेकिन इसके लिए हमें हर किसी को जिम्मेदारी समझनी होगी, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो। इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप इस प्रकार से देखिए कि पर्यावरण जो है हमारे चारों ओर किस प्रकार का वातावरण है। यदि वो स्वच्छ होगा तो हमारा अपना सब कुछ स्वच्छ होगा, चाहे जीवन है, चाहे रहन सहन है, चाहे जिस प्रकार की भी हेल्थ है, ये सब। और इसी को हम लोग थोड़ा सा केयरलेस चलेंगे तो हमारे लिए फिर वो हम ये मानते हैं कि हम आज जो गलत कर रहे हैं वो अगली जनरेशन के लिए खराब होगा। पर मैं तो समझता हूँ यदि हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो अगली जनरेशन नहीं, हमारी जनरेशन जो है वो परेशानी में पड़ सकती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम आज से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, हम अपने जिम्मेवारी को समझें और हम जिम्मेवारी के साथ में अपने आप को लीड करें। तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाना ही हमारा जो है मूल मंत्र होना चाहिए। और आप यदि देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े विद्वान ये कहते थे कि अपने चारों ओर सफाई रखेंगे तो आपका पर्यावरण शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। यदि आप पेड़ को अपने आप लगाएंगे और उसके ऊपर ये जिम्मेवारी समझेंगे कि हमारा ये बचाना भी हमारा ये धर्म है, उसके बाद में जब बड़ा हो जाएगा तो पेड़ हमें ही बचाएगा। तो ये एक पर्यावरण को सोचने का एक तरीका है। यदि हम लोग यूज एंड थ्रो, मतलब किसी चीज को जैसे प्लास्टिक के लिए यूज करेंगे और उसको थ्रो कर देंगे और कहीं भी थ्रो कर देंगे तो वो फिर वो किसी और जहां पर थ्रो किया उसको खराब करेगा। अब तो प्लास्टिक को लेकर विश्व भर में मुहिम भी चल रही है। बिल्कुल। आज की इस वर्ष का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 जो है वो भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, नई दिल्ली में मनाया जा रहा है इसको। और यूएन के साथ में जुड़ के भारत सरकार भी इसको पूरा स्वरूप दे रही है। और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो इस वर्ष का मोटो ही है। तो इस पर यही है कि हम लोग किस प्रकार से प्लास्टिक को जो है कम यूज करें, और यूज करें तो उसको सही जगह में उसको रिसाइकल करें, उसको किस प्रकार से हम डिस्पोज ऑफ करें ताकि इसके दुष्प्रभाव जो हैं वो कम से कम हो जाए। जी बिल्कुल। और सुखदेव जी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे किसान जो है जो प्रकृति के सबसे करीब रहते हैं जी, और ऐसे में वो इन बातों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जाने अनजाने किसान भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिससे अलग अलग तरह की प्रदूषण होते हैं। तो वे अपने स्तर पर क्या करें, किस तरीके से अच्छे तरीके से पर्यावरण के अनुकूल खेती कर सकते हैं, इन सभी बातों को भी आज हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। बातचीत को आगे बढ़ाएं और अगर आपका भी कोई सुझाव है, आप भी अपने स्तर पर पर्यावरण के बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप अपने जो अनुभव है या फिर आपका जो प्रयत्न है वो आप हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। भारत के वन, उनमें स्वच्छंद विचरण करते पशु पक्षी, नदियां और ऊंचे पहाड़ प्रकृति की अनोखी दास्तान सुनाते हैं। सदियों से इनके बीच रहते आए इंसानों का इनसे सहज लगाव होता गया। प्राचीन और मध्य युग में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बजाय उनके संरक्षण पर मनुष्य ने अधिक जोर दिया। देश के अनेक जन समुदायों ने प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े ज्ञान को अपनी परंपराओं और संस्कृति में अहम स्थान दिया, ताकि इनकी सौगात बची रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए। हमारे देश के अनेक हिस्सों में रहने वाले हमारे पूर्वजों ने ऐसी ही परंपराओं की सौगात दे रखी है। हम अपनी परंपराओं में सूर्य, हवा, पानी,
भूमि और पेड़ों की उपासना करते हैं। पशु पक्षियों की रक्षा करना सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। प्रकृति इन सब से मिलकर बनी है और हम मनुष्यों का अस्तित्व इनसे गहरा जुड़ा हुआ है। इस बात से हम मुंह नहीं फेर सकते। संस्कृत, पाली जैसी भाषाओं में लिखे प्राचीन साहित्य में इनके बारे में बात की गई है। चारों वेदों में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के संदेश मिलते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने रिपोर्ट में बहुत सारी बातें आपको बताई हैं किस तरीके से ये हमारी संस्कृति का एक तरीके से हिस्सा है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करें, उसे अपनी जिम्मेदारी समझें। और भारत संस्कृति की झलक भी हमने आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाई। बातचीत की शुरुआत करते हैं दिनेश जी। अब धान पर हम बात कर लेते हैं पहले कि धान कि जैसे कि मैंने कहा है कि अभी कुछ किसान जो है हो सकता है उन्होंने पौधशाला तैयार कर ली हो और कुछ करने की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ किस तरीके से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको बीज जो है अच्छी किस्म का बीज लेना है। जिस किस्म का भी आप बीज ले रहे हैं वो गुणवत्ता वाला हो, प्रमाणित बीज हो और अच्छा बीज हो। अगर आप पिछले साल का बीज अपना ही प्रयोग कर रहे हैं तो उसका बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने से कई बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं, यानी आगे चल के वो बीमारियां कम आएंगी। बीज उपचार करने के लिए आप जो पानी में जो है फफूंदनाशी दवाई आती है बावस्टीन, 10 ग्राम बावस्टीन 10 लीटर पानी, और उसमें आप 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन भी डाल दें। तो ऐसे करके करीब 20-25 लीटर घोल आप बना लें और उसमें 20 किलोग्राम बीज आप रात भर डुबो के रख दें, यानी 24 घंटे उसमें डुबो के रखना है। और उसके बाद आप उस बीज को निकाल लें तो बीज आपका उपचारित हो जाता है। इसके बाद 24 से 36 घंटे में बीज में अंकुरण आ जाएगा। इस बीज को आप किसी छायादार स्थान पर रखें। इसके बाद ये बीज जो है बुआई के लिए उपयुक्त हो जाता है। इसी तरीके से आप खेत की तैयारी करें अच्छे से। गीली क्यारी विधि आमतौर पर प्रचलित है और उसमें आप बीज की बुआई कर सकते हैं। जी, समय कब तक है नर्सरी की बुआई का? समय इस समय चल रहा है, खास करके जो किसान भाई लंबी अवधि की यानी देर से पकने वाली किस्में लगा रहे हैं जो 140-150 दिन की होती हैं, उनका बीज आप तुरंत जो है बुआई कर दें नर्सरी में। हाँ, जो छोटी कम अवधि की किस्में हैं उनका बीज आप 20 जून तक जो है बुआई कर सकते हैं। 20 जून तक आपको हर हालत में धान की नर्सरी की बुआई कर लेनी चाहिए। जी, विशाल एक दर्शक जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल लगाया, बात करते हैं। जी विशाल जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो मैम, नमस्कार। मैं विशाल शर्मा बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। जी नमस्कार विशाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, मेरा ये सवाल है कि हमें जैसे धान अगर हमें लगाना है तो इसके लिए हम हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से बीज प्राप्त करेंगे? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे वनों में आग लग जाती है, ठीक है मैम, तो मैम इसके लिए वन विभाग जो है वो आपको बचाने के लिए किस तरह से काम कर रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए? क्योंकि आग से भी प्रदूषण होता है ना। जी बिल्कुल। और अभी हाल में हमने देखा भी है। नंबर हो जिससे हम ठीक है, बहुत अगर आग लग जाए तो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है विशाल जी। आप काफी जागरूक किसान हैं, नागरिक हैं जो इतना सोच रहे हैं। और अभी हाल में हमने देखा भी सुखदेव जी कि कई क्षेत्रों में आग जैसी स्थिति बनी उत्तराखंड में और पहाड़ी इलाकों में। तो पहले विशाल जी का जो पहला प्रश्न है धान के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो दिनेश जी क्या बताना चाहेंगे आप? जहाँ तक बीज की बात है, जो राष्ट्रीय बीज निगम है इसके लगभग हर प्रदेश में इनके कार्यालय हैं और बीज बेचते हैं अपना। तो राष्ट्रीय बीज निगम से आप बीज ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ आजकल प्राइवेट कंपनी भी बीज बना रही है, उनकी भी अच्छी किस्में हैं, उनको लगा सकते हैं। KRS-2 एक संकर किस्म है धान की, बहुत अच्छी किस्म है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जी। और दूसरा प्रश्न जो इनका है वो है आग से संबंधित। बहुत अच्छी बात है, जागरूक एक ग्रामीण लगते हैं। जंगलों में आग देखिएगा आप कहाँ पर लगती है, या तो सड़क के किनारे लगती है, या जहाँ पर रास्ता कोई चल रहा है वहाँ से शुरू होती है, या खेत जो खलियान है वहाँ के नज़दीक में लगती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम ही उसमें लगाने वालों में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कारण तो हम समझ ही गए, केवल यह है कि
जहाँ पर पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं और पहाड़ियों में ये गर्मियों का जो सीजन होता है, जो मौसम है, उसमें पत्ती जो भी है, जो भी पेड़ से पत्ती आती है सूखी है, वो नीचे गिरती है और जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें नमी बहुत कम होती है, तो जरा सा भी आग लगती है तो बहुत तेज़ी से वो फैलती है। तो यही एक कारण है और इसके लिए मैं समझता हूँ यदि हम खुद ग्रामीण थोड़ा सा सजग हो जाएं तो, क्योंकि देखिए वन विभाग में अधिकारी कर्मचारी हैं और ये मानना कि वो भी काम करें और करते हैं तो वो करते हैं अपना काम, ऐसा नहीं है, परंतु वो जो फॉरेस्ट गार्ड भी है तो वो भी गांव के ही बीच में है कहीं ना कहीं, तो इसलिए उसके साथ में और उसको साथ में लेकर या खुद अपने आप में जितने प्रयास होते हैं ग्रामीण भाइयों को हमें करने चाहिए। विशाल जी ये भी जानना चाहते थे कि क्या कोई नंबर है ऐसा, मान लीजिए आग जैसी कोई स्थिति दिखाई पड़ती है, ठीक है, वो और ना बढ़े उससे पहले ही जागरूक हो जाए सब लोग या फिर संबंधित डिपार्टमेंट को जानकारी दे दी जाए, तो कोई कहाँ संपर्क करें? सही बात तो ये है कि सबसे जरूरी तो मैं समझता हूँ कि यदि हम लोग ये माने फोन, वैसे आजकल हर राज्य का अपना अपना एक टोल फ्री नंबर है, तो आप जैसे हिमाचल में है तो यदि वन विभाग में वहीं पर लोकल में डीएफओ से, किसी प्रभागीय वन अधिकारी से, उपमंडल अधिकारी से बात करेंगे तो आपको वहां का नंबर मिल जाएगा। नहीं तो आजकल तो क्या है कि पुलिस को भी साथ में जोड़ दिया गया है, सारे जिला प्रशासन को अग्नि के सीजन में जो है मार्च अप्रैल मई जून, ये जो 3-4 महीने होते हैं, इसमें पूरे जिला प्रशासन को अग्नि, चाहे वो जंगल में हो रही है जंगल से बाहर ही हो, हर जगह के लिए जोड़ दिया गया है और जिला प्रशासन उसमें बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 100 जो है वो नंबर जो है वो आग के लिए वहां भी दे सकते हैं और बहुत से नंबर हैं आजकल, कॉमन नंबर हैं जो कि हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। जिला अधिकारी का है, प्रभागीय वन अधिकारी का है, लोकल फॉरेस्ट गार्ड का है, फॉरेस्टर्स का है, रेंज अफसर का है, तो ये नंबर ऑलमोस्ट अवेलेबल होते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको कभी इस प्रकार की कोई मुश्किल आएगी कि कांटेक्ट करने में। जी, बहुत अच्छी बात है विशाल, आप इतने सजग हैं, जागरूक हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। आप इस समस्या को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि हमने देखा हाल में इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो शायद ये उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए होंगे। अब मैं दिनेश जी आपसे जानना चाहूँगी कि उससे पहले कॉलर है, बात कर लेते हैं जी। जेपी सिंह हैं जिन्होंने मेरठ से हमें कॉल किया है। जी जेपी सिंह जी, बताइए सवाल क्या है? अंजू सिंह जी, मैं आपको किसानों की तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं उनको बता रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, जब भी धान की रोपाई होती है उसका कहीं भी बीज नहीं मिलता, जितने भी चैनल होते हैं, चाहे वो बीज निगम है, चाहे उनकी कोई स्तर पर संस्था है, जो नई नई वैरायटी आती है उनका बीज नहीं मिलता। 4-5 साल बाद उनका बीज मिलता है, तब तक वो पुराना ही वैरायटी। जी जी जेपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हौसला अफजाई करने के लिए। और हमारा मकसद यही है कि जो बातें हम बताएं उसका हमारे किसान लाभ उठा सके और आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, उससे सीखते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है इससे। अब दिनेश जी जैसे कह रहे हैं कि बीज नहीं मिल पाता है, तो क्या किया जाए? क्या ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है जो ज़मीनी तौर पर हम देखते हैं किसानों के साथ में? जी, इनका प्रश्न काफ़ी वाजिब है और काफ़ी सही है इनका प्रश्न मेरठ से कि कई बार किसानों को बीज लेने में समस्याएं आती हैं। तो होता क्या है कि कोई किस्म जैसे इस साल निकली या पिछले साल निकली तो एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका बीज उपलब्ध नहीं हो पाता, लेकिन 2-3 साल में धीरे धीरे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी जो ब्रीडर होता है जो उस वैरायटी को बनाता है वो भी ध्यान देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीज मिले, लेकिन फिर भी इसमें 2-3 साल लग जाते हैं कि सब किसानों तक पहुंचने में। हाँ, ये है कि समय रहते जो किसान भाई जल्दी या समय पे बीज खरीद लेते हैं उनके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो आप आगे से ध्यान रखें कि जब बीज बटना शुरू हो जाए तभी लें। अब जैसे मान लो फसल का टाइम चल रहा, अब सभी किसान बीज खरीदने के लिए इकट्ठे निकलते हैं, इस वजह से बीज की कई बार कमी हो जाती है। जी दिनेश जी, क्या किसान भी अपने स्तर पर बीज संरक्षण कर सकता है या फिर कुछ इस तरह की चीज क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें जैसे मान लीजिए आपको 2 किलो 3 किलो बीज मिल गया तो उस बीज को आप बढ़ा सकते हैं। खास करके जैसे धान की अच्छी किस्म है, कोई संकर ना हो, संकर किस्म का बीज आपको हर साल नया चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी किस्में हैं उनका बीज आप अपना भी पैदा कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको खाद पानी लगा के और फिर उसमें बीमारी और कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण करके
खरपतवारों की वृद्धि रोक के आप अपना बीज भी अच्छा बना सकते हैं। इसमें मैं भी थोड़ा अच्छा, जी, जी। बहुत जी, अच्छी सुखदेव बात जी, बताई। जी, हाँ। सेल्फ आप तैयार करते हैं उसमें तो आप अपने आप में शुद्धता पा सकते हैं, अच्छा बीज अपने आप में तैयार कर सकते हैं, पैसे भी बचते हैं और इससे। नहीं, एक अच्छी बात क्या होती है, आपके पास में दिमाग में, दिल में सेटिस्फेक्शन होती है कि इसमें कोई बीमारी नहीं है या इसमें ये चीज है बाकी चीज नहीं है। कई बार बाहर से बीज लेने में ये थोड़ा डर रहता, पता नहीं है सही में आ पाया कि नहीं आ पाया। यदि आपने अपने आप मल्टीप्लाई किया है तो वो बीज और भी कई बहुत बार अच्छा। हमने देखा भी है, किसान पूरी मेहनत करता है, बुआई करता है और उसके बाद देखते हैं कि उसमें उतना अच्छा उपज नहीं होता और तब वो ठगा हुआ महसूस करता है, उस समय कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए अपना बीज यदि कोई तैयार कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, जो कि आपने कहा डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास में 2-4 किलो का बीज है तो आप खाने के लिए अलग रख लीजिए, थोड़ा सा बीज अपने आप में बढ़िया छांट के अच्छे बीज जो हैं वो रखें ताकि अगले साल आप उनको उपयोग कर सकें। जी, अब सुखदेव जी ये बताइए, जैसे कि हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण की, तो ये बताइए इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए? जी, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा। 1972 में जब यूएन असेंबली में ये बात उठी, ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब मनुष्य के चारों ओर का जो पर्यावरण है उसके ऊपर एक चर्चा हुई, और ये हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, मनुष्य की जो कार्रवाई है और पर्यावरण में आपस में क्या संबंध है। और ये माना गया है कि बहुत सी चीजें अब ऐसी होने जा रही हैं या हो रही हैं जो कि पर्यावरण को खराब कर रही हैं। तो अब ये माना गया कि अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि 2 एक्शन जो है हमारे बहुत जरूरी हैं। एक तो अवेयरनेस कि क्या खराब हो रहा है या क्या करना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। और दूसरा जो पार्ट है वो एक्शन, कि हमें क्या करना है, ताकि हम लोग, एक तो है हमने लोगों को जागरूक कर दिया, दूसरा उनको साथ में बताना भी है कि आप ये करें। और बहुत से तब ऐसे ज्वलंत मुद्दे हो गए थे कि मैराइन, जो समुद्र में जो पोल्यूशन हो रहा है या ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ज्यादा जरूरत है और हम लोग जितना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या जितना उपज आ नहीं रही है उससे ज्यादा जंगल से निकाल ले रहे हैं। तीसरा ग्लोबल वार्मिंग, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगा कम रहे हैं और काट ज्यादा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो वातावरण है वो गर्म हो रहा है। और चौथा एक बहुत ही ज्यादा जो ज्वलंत था, और वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम, जो जंगली पशु हैं हम लोग उनको जो है उनके पोचिंग कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो ये जो 4-5 मुद्दे थे, ये 1972 के बारे में सोचने के लिए हमें तब शुरू किया गया था। और 1974 में हम लोगों ने ये कहा कि हर 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया करेंगे, और उसका अलग मोटो हुआ करेगा, अलग एक थीम हुआ करेगा। और 1987 के बाद में ये जो मनाने का है, ये किसी एक कंट्री को साथ में दे दिया गया, किसी एक देश को साथ में दे दिया गया। यूएन जो है उसके साथ में वो कंट्री पूरे विश्व के सारे उनको बातों को रख के और उसको विद मोटो जो है या विद थीम जो है मनाएगा। और 143 कंट्री आज की डेट में इसके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के जो है सदस्य हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे पास में। और 2018 में जो भारत वर्ष को दिया गया है, और हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि हम आजकल कोई चीज देखते नहीं, सीधा हम ये चाहते हैं कि कहां पर हमारे पास में रेडीमेड मटेरियल यदि है तो बैग में, थैली में डालो, पॉली बैग में डालो और उसको ले जाओ घर। और हम कई बार ये देखते हैं कि क्या करते हैं कि हमने 4 चीजें ली हो तो 4 के लिए अलग अलग पॉलीथीन चाहिए। हालांकि कई जगह पर तो प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी देखते हैं कि लोग इस्तेमाल करते हैं। यही एक बात सोचने वाली है। तो हमें ये प्लास्टिक को हमें कैसे बीट करें ताकि इसका पोल्यूशन कम करें, इसी के ऊपर हमारा जो है ये मुद्दा था। और अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक इन्हीं चीजों के लिए कि कैसे हम पर्यावरण को शुद्ध करें, 6 R जो हैं वो उन्हें हमें दिए हैं। और बहुत अच्छी बात है, हम 3 तक बात करते थे, अब 6 ये हैं कि एक तो रिड्यूस करो, कम करो, जो हम उपयोग करना उसको कम करो। जैसे हम 4 बैग ले रहे हैं 4 चीजों के लिए, एक ही बैग में क्यों ना हम कर लें। दूसरा, हम रिट्रीव करो, कि जितना हम ये फेंकना नहीं है, इसको कहीं इकट्ठा कर लो, रिट्रीव कर लो और रिकवर करो इसको। तीसरा मुद्दा जो है वो रिसाइकल, कि क्या हम रिसाइकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चौथा, रीयूज। कई बार ये है कि पॉली बैग ठीक है परंतु उसको रीयूज नहीं करते क्योंकि ये पुराना है, ऐसा नहीं है, वो भी काम का है। 5वां अगला है रिकवर, हम रिकवर करें। और छठा जो है वो रीडिजाइन। अब तो एक मतलब इस प्रकार से उसको रीप्रोसेसिंग कर सकते हैं कि रीडिजाइन कर लें, री मैन्युफैक्चरिंग कर लें, रीस्ट्रक्चरिंग कर लें, ताकि उसका उपयोग और चेंज हो जाए। तो ये 6R जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, माननीय प्रधानमंत्री ने दिए हैं। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कॉलर हम बात कर लेते हैं, राकेश है कानपुर से। जी राकेश जी बताइए, सवाल क्या है? हेलो जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ बताइए, क्या प्रश्न है? मेरे 2 प्रश्न है मैम। जी बताइए। सर ने बीज शोधन के बारे में बताया तो वो मैं नहीं सुन पाया था।
और दूसरा बाली जब मेरी निकलती है तो उसमें काले काले जो है कीड़े टाइप के बाली में लग जाते हैं। जी कीड़े लगते और हैं ये दानों? पानी अधिक होता है मेरे क्षेत्र में, पानी भरा रहता है बराबर खेतों में। नहीं, दानों का रंग काला हो जाता है, दाने में काला काला, जी हाँ। काला काला हो जाता है। हाँ, तो इसमें देखिए ये तो अभी वैसे बाद की बात है, लेकिन अभी से आप जो है सावधानी बरत सकते हैं। बीज उपचार आपको बता दिया गया था, बाविस्टीन नाम की दवाई से आपको बीज का उपचार करना है, और उसको 10 ग्राम दवाई और 10 लीटर पानी, इसी अनुपात में आप पानी का घोल बना लें, लगभग 25 लीटर 30 लीटर, और उसमें आप करीब 20-25 किलोग्राम बीज जो है वो डुबो दें और 24 घंटे उस बीज को आप डूबा रहने दें। इसके बाद फिर आप उसको निकाल लें और 24 से 36 घंटे में वो जड़ना शुरू हो जाएगा, यानी उसमें जो है वो अंकुरण हो जाएगा। जी जी। फिर आप इसकी बुआई करें। इसी प्रकार जब बाद में आपकी बीमारी आती है, उसको आभासी कंड कहा जाता है, फॉल्स स्मट कहा जाता है। उसमें दानों का रंग शुरू में जो है वो नौरंगी रंग का होता है और बाद में हरा काला रंग, गहरा काला रंग उसका हो जाता है। इसके लिए आप उस समय पे बाविस्टीन का ही घोल का आप छिड़काव कर सकते हैं। 0.1%, 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी, 100 लीटर पानी 100 ग्राम दवाई, इस अनुपात में आप घोल बना लें और उसको 10 दिन के अंतराल पर 2 बार आप छिड़क दें तो ये बीमारी नहीं उनका आएगी। दूसरा भी एक प्रश्न था जी, शायद ये बीज संरक्षण के बारे में बीज शोधन के बारे में पूछ रहे थे, और दूसरा ये कह रहे थे कि दानों का रंग काला हो जाता है। जी। एक वैसे इसमें बहुत अच्छी बात ये भी इन्होंने, यदि जब वो दाना बनने के टाइम आता है, फुलावरी जब हो जाती है, तो पानी खेत में कम रखें, तो उससे क्या होगा कि ये जो कालापन है या बीमारी थोड़ी लगी है तो फैलती नहीं है ज्यादा, अदरवाइज यदि पानी ज्यादा होता है तो फैल जाता है। एक कॉलर है जिन्होंने हमें कॉल किया, हेमराज है मध्य प्रदेश से। जी हेमराज जी बताइए, सवाल क्या है? हेलो जी नमस्कार हेमराज जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी नमस्कार मैडम जी, मैं हेमराज बकोरिया, जिला होशंगाबाद, गांव रांची से बात कर रहा हूँ जी। मैं विश्व पर्यावरण दिवस पे 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल कहिए। मत कीजिए पेड़ पौधे नष्ट, वरना सांस लेने में होगा कष्ट। जी हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा। कुछ सुखदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हाँ जी आप बोलिए, पूरा बोलिए। हाँ जी, मैं ये 2 पंक्तियाँ इतनी मुझे याद थी सर, मैं आपको बता दिया, और मैं मेरा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि प्लास्टिक पे पूरा मतलब कि प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है कि उत्पादन उसका पूरा बंद कर दिया जाए, कानून में ऐसा कोई नियम हो, या फिर जी प्लास्टिक के बारे में? बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने जो पंक्तियां सुनाई हैं। पेड़ों को हम पूछते इसलिए ही हैं क्योंकि वो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोखते हैं और हमें देते हैं ऑक्सीजन, जिससे कि हम जीवित हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 पर जो आपने प्लास्टिक के, देखिए ऐसा है, प्रतिबंधित कोई चीज प्रतिबंधित, क्योंकि आज की डेट में वो हम आज की तारीख में वो उपयोग में आ चुकी है, और बिल्कुल जीरो कर देना प्रोडक्शन को, मैं समझता हूं वो थोड़ा समझदारी नहीं है। केवल यह है कि पहले हम रिड्यूस करें, इसको उपयोग को रिड्यूस करें। जैसे हम लोगों ने पहले, हम लोग क्या करते थे, जब प्लास्टिक नहीं होता था तो क्या करते थे, हम लोगों के पास में लिफाफे होते थे या हम अपना बैग लेकर जाते थे, और वो हमने बैग छोड़ दिया और अब हमने प्लास्टिक बैग लेना शुरू कर दिए। तो ये थोड़ा सा जो अंतर आ गया, इस आदत को बदलने की जरूरत है। और यदि हम लोग जो बना हुआ पॉली बैग है, पॉलीथीन है, उसको हम यूज नहीं करेंगे तो वो अपने आप ही डिस्करेज हो जाएगा इसकी प्रोडक्शन के लिए, और अपना बैग लाना शुरू करेंगे। तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जरूरी है, मैंने पहले भी बताया कि हम जब सामान लेते हैं तो क्या करते हैं कि नहीं 4 चीजें लेनी है तो चारों अलग अलग लिफाफे में जानी चाहिए, उसको हम अवॉइड करें। आजकल एक नया बैग हम लोग बना सकते हैं कि एक ही बड़ा बैग ले लिया जाए, कपड़े का या गन्नी बैग, और उसमें 4-5 खाने बना दें, तो वही जो है प्लास्टिक बैग डिफरेंट जो काम करते हैं वो एक ही बैग में काम आ सकता है। तो हम ये एक बार शुरू करेंगे तो बहुत सी जगह में आज की डेट में, आप शिमला में चले जाएं, वहां प्लास्टिक बैग है ही नहीं, पॉलीथीन बैग है ही नहीं, और हिमाचल के दूसरे शहरों में चले जाएं, और अभी वहां पर हिमाचल में ये चाह रहे हैं कि वो सारे पूरे हिमाचल में ही हम पॉलीथीन को जरा जो है इसको बैन करें। दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊं कि हम लोग कोई भी किताब लेते हैं तो पॉलीथीन में या किसी कवर में लगी होती है प्लास्टिक के, तो हम बोलते हैं यार अच्छी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों के लिए जो नॉर्मल किताब है उसी को हम ढंग से रखें तो वही हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। तो ये थोड़ा सा हम यूज को कम करेंगे तो प्रोडक्शन अपने आप में, हर कोई सोचेगा कि नहीं ये या उसको अब ये नहीं करती, परंतु जीरो कर देना थोड़ा सा संभव नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि जो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता है उसको जरूर हम लोग जो है बैन करें।
जी, और बिल्कुल, और आजकल तो हम देख भी रहे हैं कि सरकार भी कितना प्रोत्साहित कर रही है कि अपने स्तर पर ही अगर जब हम घर का कूड़ा इकट्ठा होता है तो प्लास्टिक के लिए अलग सेग्रीगेट कर दे, अलग कूड़ेदान में डालें, तो आगे इसे रिसाइकल करने में भी आसानी होगी और गंदगी भी कम फैलेगी। इससे एक फायदा ये भी है। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को अगर हम लागू करें तो दूरगामी प्रभाव बहुत सकारात्मक हो सकते हैं। बिल्कुल जी। नंद स्वरूप है कॉलर, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। जी नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी, नमस्कार नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप है, बाराबंकी गांव बतौली पड़ता है जी। जानना ये चाहता हूँ कि पहले जब शादियाँ होती थी तो लोग पत्तल में खाना खाते थे, वही पत्तल खेत में गिरते थे, खाद बन जाती थी। जी जी। कुल्हड़ से पानी पीते थे, वही कुल्हड़ गड़ के मिट्टी में मिल जाते थे। अब सब पत्तल आ जाए, प्लास्टिक के गिलास भी प्लास्टिक के, जो हम थैला लाते वो भी प्लास्टिक। हमारी खेती भी बर्बाद हो रही, वायु भी बर्बाद हो रहा है, खरा भी बर्बाद हो रही है, और जल भी बर्बाद। तो इसको आम व्यक्ति किस प्रकार से रोके जिससे इससे काबू पाया जा सके। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और वाकई में ये हमने खुद भी इस चीज़ को महसूस किया कि पहले हम गांव जाते थे तो पत्तल मिलते थे, कुल्हड़ मिलते थे, लेकिन अब उसकी जगह थर्माकोल प्लेट्स ने जगह ले ली, प्लास्टिक ने कप बनने शुरू हो गए। केवल एक थोड़ा सा जो पार्ट है वो है कि हमारी अपनी उपयोगिता की हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या प्रेफर करते हैं, हम क्या ज़्यादा किस तरफ रुचि रखते हैं। यदि हम शादी में या किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ भी हम लोग ये देखते हैं कि वो कप गिलास वैसे ही हैं, परंतु यदि थोड़ा सा हम लोग पहले प्लास्टिक को हटाकर थर्मोकोल में आ जाएं और थर्मोकोल से हटाकर फिर हम लोग धातु के या दूसरे कुल्हड़ में आ जाएं, तो मैं समझता हूँ वही एक तरीका है कि धीरे धीरे बदलने का। और बिल्कुल डिस्करेज होना चाहिए। मैं छोटी सी उदाहरण देता हूँ कि उत्तराखंड में अभी गंगा के किनारे ये बोला गया है कि हम लोग प्लास्टिक को कम यूज़ करेंगे, और उसके लिए नियम भी बना है और नियम के साथ में फाइन भी लग रहा है, और लोग उसको अब प्रेफर भी कर रहे हैं कि हमारी पूरी गंगा ही खराब हो रही है या पानी के स्रोत ही खराब हो रहे हैं। या इवन हम क्या कर रहे हैं कि बड़ी छोटी छोटी जगह में भी हम लोग उन ग्लासेस को यूज करते थे, अब नहीं, थोड़ा लोग कम करना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो आपका वाजिब है कि हम लोग जो गलत दिशा में जा रहे थे उसको हम थोड़ा पीछे आए, पर हाँ ये है कि छोड़ने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। लेकिन सुखदेव जी, जैसे इन्होंने बताया कि गांव में ऐसा हुआ करता था, मुझे खुद याद है गांव में ऐसा भी होता था कि घर से लोटा लेकर के जाते थे लोग, अगर कहीं पर न्योते में जाते थे। जी नहीं, मैं तो दूसरा बता रहा हूँ कि हमारे वहां पर बहुत ही अच्छा सिस्टम था, स्टील के ग्लास होते थे और शादी ब्याह में भी वो यूज होते थे, और अब वो थोड़ा सा हटकर ये दूसरे प्लास्टिक के आगे हैं, बट अब धीरे धीरे ये लोग जो हैं अब चेंज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जो इस बार का जो हमारा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन का जो इस बार का मोटो है, ये बहुत दूरगामी प्रभाव हमारी इस मानसिकता पर छोड़ेगा और हम लोग इसको काफी हद तक कम करेंगे। मैं समझता हूँ यही हमें आगे ले जानी चाहिए बात। जी, हैदर जी हैं मध्य प्रदेश से कॉलर। जी हैदर जी, बताइए सवाल क्या है आपका। हेलो हैदर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? धान की पौध लगाना कब लगाएं? धान की पौध कब लगाएं? कौन सी किस्म लगा रहे हैं आप? हैदर जी, कौन सी किस्म ले रहे हैं आप? चलिए, इनका इसमें जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अब समय चल रहा है। अगर आपकी लंबी अवधि की किस्म है, 140-150 दिन में पकती है, तो उसकी पौध तुरंत आप लगा दें। और अगर मान लीजिए मध्यम अवधि की फसल है जो 120-125 दिन में पकती है या कम समय में पकती है, तो उसकी पौध आप 20 जून तक भी लगा सकते हैं। जी, चलिए पौध की बात करें तो मैं जानना चाहूँगी कि भूमि का चुनाव किस तरीके से हमारे किसान करें। किसान भाइयों, जब हम पौध तैयार करते हैं धान की, तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि पौध हमारी स्वस्थ हो, वो अच्छी तरह से मजबूत हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी मिट्टी का चयन करें, चुनाव करें जो उपजाऊ हो, अच्छी तरह से उपजाऊ भूमि हो, जल भरण उसमें बहुत ज़्यादा ना होता हो, यानी पानी बहुत ज़्यादा ना रुकता हो, और साथ ही साथ जल का स्रोत जैसे नहर हो आपकी या कुआं हो, उसके आसपास ही नर्सरी को लगाएं, क्योंकि इसमें समय समय पर आपको पानी लगाना होता है। साथ ही साथ आमतौर पे गीली क्यारी विधि से किसान भाई लगाते हैं, लेकिन अब आजकल ऐसा चलन भी आ गया है कि रोपाई मशीनों द्वारा शुरू हो गई है धान की, कुछ राज्यों में हो रही है, प्लांटर आ गए हैं धान लगाने के। तो उसके लिए आपको अलग तरह से नर्सरी तैयार करनी होती है, जिसे मैट नर्सरी कहा जाता है। जी, गीली क्यारी जो आपने बताया, तो ये विधि क्या है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। इसमें करते क्या है किसान भाइयों, आमतौर पे उसमें खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरकर चारों तरफ से मेड़बंदी अच्छी तरह से मजबूत कर लें आप।
उसके बाद उसमें 2-3 जुताई आप खड़े पानी में कर सकते हैं। कल्टीवेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आजकल तो पडलर भी आ गए हैं जो मशीन है, उसके प्रयोग से आप इस खेत में गारा बना सकते हैं, या कादो काटना या कादल काटना, अलग अलग नामों से किसान भाई इसको पुकारते हैं। और फिर मिट्टी हमारी बहुत मुलायम हो जाती है, और इसमें हम छोटी छोटी क्यारियाँ जो 1.25 मीटर चौड़ी हों और लंबाई आमतौर पे 5 से 8 मीटर, और 2 क्यारियों के बीच में आप लगभग 50 सेंटीमीटर की नाली रखें, जिससे कि आप खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो नाली है 2 क्यारियों के बीच में, उससे आप जल निकास भी कर सकते हैं और पानी भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप, और साथ ही साथ इसमें खाद और उर्वरकों का प्रयोग भी करना, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले कॉलर है मजीम है जिन्होंने गुजरात से हमें कॉल किया। जी मजीम साहब बताइए सवाल क्या है। हेलो। हेलो जी। हाँ, मेरा सवाल है कि जो इससे मजीम जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही ठीक से, आप 40 दिन में पकने वाले मेरे धान। कहाँ से बोल रहे हैं? गुजरात से बात कर रहे हैं। तो अभी हेलो। हाँ जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। हाँ, अभी जो इसका समय सही है बुआई का, इसकी नर्सरी लगाने की, इसके 40 दिन लगते हैं पकने। जो बीमारी आती है लास्ट में, जो फेंका में आता है दाने में। लंबे हो गए हैं पौधे आपके? हेलो। पौधों की लंबाई ज्यादा हो गई है या सूख रहे हैं पौधे, क्या समस्या है? जो बाद में जो नुकसान होता है, जो पेशाब आता है, बाद में जो बीमारी आती है, कौन सा पोषक तत्व की खाने के होता है? तो नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस होता है। ये कह रहे हैं बाद में जो बीमारियां आ जाती हैं। हाँ जी, आप समझ पाए? देखिए, अगर आपको बीमारियों से बचना है तो पहले भी हमने बताया है कि आप बीज उपचार अच्छे तरह से करें, और साथ ही साथ बीमारियों से बचने के लिए, जैसे सही, और साथ ही साथ कीड़ों से भी बचने के लिए संतुलित उर्वरक प्रयोग बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई सिर्फ यूरिया डालते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा DAP डालते हैं, उसमें पोटाश डालना किसान भाई भूल जाते हैं। तो जो संस्तुत मात्रा में उर्वरक हैं उनका ही प्रयोग करें, यूरिया का प्रयोग जरूरत से ज्यादा आप ना करें। ये भी कह रहे थे कि क्या पोषक तत्वों की कमी से ऐसी समस्याएं आ जाती हैं? जी बिल्कुल, पोषक तत्वों की, जैसे मैंने बताया यूरिया है, अगर यूरिया खाद हम ज्यादा लगा देते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े भी ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि उसमें बढ़भार बहुत ज्यादा हो जाती है और पत्तियां हरी ज्यादा हो जाती हैं, उसमें कीड़े मकोड़े आसानी से आ जाते हैं। दूसरा, असंतुलन होने से, जैसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, जीवाणु झुलसा है पत्ती का, अगर हम नाइट्रोजन ज्यादा डालते हैं, यूरिया ज्यादा डालते हैं, तो वो रोग की तीव्रता ज्यादा आती है। तो इस तरीके से और भी कई रोग हैं जो यूरिया ज्यादा डालने से आते हैं। तो किसान भाइयों, संतुलित प्रयोग करें आप उर्वरकों का, खास करके जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूरिया को जरूरत से ज्यादा आप ना डालें, तो उससे फायदा रहेगा। जी, और हालांकि यही होता है कि जहाँ यूरिया का इस्तेमाल करते हैं वहाँ ज्यादा हरियाली दिखाई देती, तो किसानों को लगता है खेती बढ़ रही है। उसमें कई बार हमारी फसल भी गिर जाती है, जैसे ज्यादा यूरिया लगा दिया तो ये नुकसान। जी सुखदेव जी, अब जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि किसानों की इसमें भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, और हम देखते हैं कि जो धान की खेती होती है उसमें पानी का बहुत इस्तेमाल होता है, इसमें भी प्रोत्साहित किया जा रहा है किसानों को कि उचित पानी का इस्तेमाल करें और सिंचाई प्रबंधन करें। इसके अलावा ऐसे किस्मों का इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि हम धान पर बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कि इस पर भी थोड़ा सा हमें चर्चा कर लेना चाहिए। जी, मैं समझता हूँ जो पानी के बारे में आपने कहा, एक तो धान की खेती बेसिकली है ही पानी की खेती। जी। पानी है तो धान है। सूखा भी धान होता है पर फिर भी पानी चाहिए होता है। दूसरा जो पार्ट है वो है कि आप पानी को कब तक सही में रखें। जैसे ही ये फूल आने की टाइम होता है उसको थोड़ा सा सोचें कि कब आ रहा है, उसके बाद में पानी थोड़ा सा निथारना, वहाँ खेत में खड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो एक पार्ट है। मैं दूसरे पे मैं थोड़ा सा जाऊंगा कि यदि आपके पास में धान की फसल लगी है और कैसे हम पर्यावरण को भी साथ में, तो वो मैं लेना चाहता हूं कि हम लोग यदि कृषि वानिकी को इसमें जोड़ दें। वो कैसे जोड़ सकते हैं? वो हम लोग क्या है कि मेड़ों में या बाउंड्री जो है उस पर हम लोग यदि पेड़ों को, सही जो पेड़ हैं उनको यदि हम लगाते हैं तो पानी जो ज्यादा है
उस पेड़ के लिए भी काम आ जाएगा। और आपकी बाउंड्री में यदि किनारे में यदि पेड़ लगाते हैं, बहुत सी जो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई, यदि हम लोग कई बार यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं तो खेती जो है हरी भरी दिखाई देती है और बढ़ जाती है, तो हवा आती है, हवा से जो धान की खेती है वो गिर सकती है। यदि हम पेड़ लगाते हैं तो वो हवा जो आ रही है वो धीरे से वहां पर छन के जाएगी, उसको विंड ब्रेक्स या शेल्टर बेल्ट हम बोलेंगे, और विंड जो है वो टूट जाती है। विंड ब्रेक्स का मतलब है जो हवा बहुत तेजी से आ रही है वो उसकी जो गति है वो कम हो जाती है, और तो वो धान की फसल को जो है वो बचा सकती है। तो ये मैं दूसरे वे में कि एक तरफ तो पानी भी वो यूज कर रहे हैं, यूकलिप्टस लगा रहे हैं तो, और दूसरा जो हवा आ रही है उससे हम लोग जो है अपने धान को बचा सकते हैं गिरने से। तो ये जो दो पार्ट हैं वो बहुत जरूरी हैं। अदरवाइज ये बहुत जरूरी है कि धान की फसल जो है वो पानी की ही फसल है। जी, हमारे साथ एक दर्शक है श्याम नंदा है जिन्होंने दिल्ली से कॉल किया है। जी श्याम साहब बताइए क्या सवाल है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, मैं श्याम नंदन बोल रहा हूँ जी। श्याम नंदन जी, जी बताइए। जी, मैं सर आज तो वो है पर्यावरण दिवस है ना जी जी, तो उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे मान लो छोटा आदमी घूमता है रोड पे तो वो तो समझ जाता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग होते हैं जो मारुति कार में चलते हैं, बाइक पे चलते हैं, वो पेप्सी पीते हैं, रोड पे फेंक देते हैं, और कोई चीज का पैकेट हो गया खा लिए और कार से फेंक दिए। और उसके लिए कोई छोटा आदमी तो नहीं समझाएगा, छोटा आदमी समझाएगा तो उसको झगड़ा करेगा उससे। पढ़े लिखे आदमी हो के लोग बेवकूफी करते हैं। जी जी जी, तो उसके लिए क्या है सर, उसके लिए आप अपने तरफ से कुछ दिखाइए समझाने के लिए। जी श्याम नंदन जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कितनी बढ़िया बात आपने बड़े 2 शब्दों में समझा दी कि जो गाड़ी में चलता है वो खाता है और फेंक देता है, और जो बाहर चलता है वो यदि खाता भी है तो फेंकता नहीं है। वो बड़ा साफ शब्दों में हमें लग रहा है, क्योंकि गाड़ी की चिंता रहती है कि मेरी गाड़ी गंदी ना हो। देखिए जो कि हम भूल जाते हैं कि जी, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि 2014 से जब से आए हैं एक शब्द उन्होंने कहा है और वो है स्वच्छता। स्वच्छता पर आज हम लोग बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि वो शब्दों से एक्शन में आ गए हैं। और मतलब उन्होंने जो शब्द लिए हैं वो पहले जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे वो पहले से ही बोलते थे कि अपना काम अपना घर अपने आप स्वच्छ करो। तो ये जो अपना काम है स्वच्छता का वो अपने आप ही करना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा है कि हम स्वच्छता पर, और हर प्रकार की स्वच्छता, और जो आपने कही है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी देख लेता है। अब तो ये हाल है कि कोई यदि ऐसे कोई फेंक रहा है और आपके पास में किसी के पास में कैमरा है तो उसका वीडियो अपलोड कर सकते हैं कि ये देखिए इन्होंने फेंका है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। मैं समझता हूँ यही बहुत है, उसकी अपने सामने कहीं ना कहीं इंसल्ट हो जाती है। पर फिर भी इसके लिए भी एक्शंस आजकल आगे हैं कि कोई भी स्पिटिंग करता है, कुछ न कुछ करता है, तो उसके लिए भी फाइन का एक जो है जुर्माने का एक प्रावधान हो चुका है। परंतु वो जुर्माना एक अलग बात है, मानसिकता बहुत जरूरी है सबसे पहले। और अब ये पार्ट है कि हम लोग स्वच्छता पर हैं, तो जहां भी कहीं पर आप हमें कुछ दिखाई देता है तो हम भी स्वच्छ अपने आप में रखते हैं। और यदि हमें कहीं पर लगाया जाता है या कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वहां पर भी स्वच्छता को पूरा इंतजाम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं इसके ऊपर आपने देखा होगा हर शहर में, इवन अब तो गांव में, एक मैं अभी कहीं पर हिमाचल में किसी एक गांव में गया था तो उन्होंने कहा साहब हमें स्वच्छता पर हमें इनाम मिला है। मैं कितना अच्छा शब्द हमें सुनने को मिला कि गांव को भी इनाम मिला स्वच्छता पर। मैं समझता हूं आपकी जो बात है ये पूरी हर कोई सुन रहा होगा इसको, और जो मैं बता रहा हूं इसको भी कोई सुन रहा होगा। तो एक बहुत अच्छी बात है, गांव भी साफ शहर भी साफ। अब सड़कें एक थोड़ा सा ये पार्ट है कि कोई चलता हुआ फेंकता है तो उसके ऊपर यदि कहीं ना कहीं यदि कोई देख लेता है उसके कुछ ना कुछ ये है तो फाइन या जुर्माना जो है वहां पर के लिए बिल्कुल है। और ऐसी कोई बात आती है तो आप डालिए आप। और खुद जब तक हम जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक कोई नियम कोई कानून जो है वो काम नहीं करेंगे। और जैसे हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो ये अभियान है जिसमें लोगों की भागीदारी होगी, जिसमें जब तक लोग अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे तब तक कोई भी अभियान कामयाब नहीं हो सकता है। और आप एक जागरूक नागरिक है, इसका आपने परिचय दिया है। आपने खुद बताया कि लोग इस तरह की गंदगी फैलाते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे बदलाव आते हैं मुझे लगता है कि। और जैसे कि बताया कि गाड़ी हम एक नई आदत बना सकते हैं कि अपनी गाड़ी में कोई ना कोई ऐसी पॉलिथीन बैग
के रखें जी, कि हमें बाहर फेंकने की जरूरत ही ना पड़े, उसे इकट्ठा कीजिए और घर के और जाके कहीं पर बाहर कूड़ेदान में जाकर डालिए। एक जगह में डस्टबिन में रखिए। और जी। डस्टबिन में भी आजकल तो हर जगह में डस्टबिन भी 2 टाइप के हो गया, प्लास्टिक या इस प्रकार का अलग कर दिया और जो डिकम्पोजेबल मटेरियल है उसका अलग कर दिया गया है। जी जी जी। दिनेश जी, अब बताना चाहेंगे आपकी किस तरीके से तैयारी और की जाए, क्यारियों का आकार किस तरह का रहे धान की, जो हम क्यारियों की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है, और जब आप पडलिंग कर रहे होते हैं, उसमें गारा बना रहे होते हैं, उस समय पे आपको खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना है। इसके लिए नर्सरी के लिए 1/10 हिस्सा, मान लो 100 बीघा आपको लगाना है धान, तो उसमें से 1/10 हिस्सा 10 बीघा, यानी 10 बीघा में आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। और ये जो 1000 वर्ग मीटर जैसे क्षेत्र है मान लीजिए, उसमें आप 600 से 800 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद और 10 से 12 किलोग्राम यूरिया, 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 4 से 5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश और 2 से 2.5 किलो जिंक प्रति हेक्टर के हिसाब से जब आप पडलिंग कर रहे हैं, गारा बना रहे हैं, उस समय खेत में आप अच्छी तरह से डाल दें। इसके बाद खेत को आप लेवल कर लें। लेवल करने के बाद उसको क्यारियों में बांट लें, जो 1.25 मीटर चौड़ी या 1.5 मीटर तक रख सकते हैं, और लंबाई आप आमतौर पे 5 से 8 मीटर रख सकते हैं, और लंबी भी रख सकते हैं अगर खेत आपका अच्छी तरह से समतल है। इसके बाद उसमें जो बीज है वो समान रूप से आप गणना कर लें कितना बीज दर क्या होगी, इस पे बात करेंगे। बीज दर की जैसे विनोद है एक दर्शक, बात कर लेते पहले एमपी से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी दिनेश जी बताइए, विनोद जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी जानना चाहता हूँ मैम कि मध्य प्रदेश में धान का कौन सी किस्म लगाना अच्छा रहेगा जिससे पैदावार उपयुक्त हो। अच्छा, आप विनोद जी ये बताइए कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले से बात कर रहे हैं आप? जी जिले शहडोल जिले से। शहडोल से बात कर रहे हैं, शहडोल से बात करें विनोद जी, और ये जानना चाहते हैं कि शहडोल में या फिर इनके क्षेत्र के लिए कौन सी जो किस्म है वो बेहतर रहेगी, तो दिनेश जी क्या बताना चाहेंगे? देखिए, निर्भर करेगा कि आप किस तरह का आप धान लगा रहे हैं। 2 तरह से लगता है धान आमतौर पे। एक सीधी बिजाई की जाती है जो ऊपरी भूमियों में की जाती है जहाँ पर पानी कम रुकता है, और एक आप गहरे की दशा में जहाँ पे आप रोपाई विधि से धान लगाते हैं, उसके लिए अलग किस्में होती हैं। तो जैसे MTU 10-10 किस्म है, ये काफ़ी अच्छी किस्म है जो उस क्षेत्र में आपको। फिर से बता दीजिए किस्म का नाम। MTU 10-10 MTU 10-10। उपरालू भूमि के लिए आप तुलसी, आदित्य, आनंद, कलिंग 3 वगैरह किस्में आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ दांतेश्वरी भी एक किस्म है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जी, तो ये किस्में हैं विनोद जी, और आपके क्षेत्र के हिसाब से जैसा कि आपने बताया कि जानना चाहते हैं। साथ ही साथ इसमें जैसे आजकल जो संकर धान है, मैं निवेदन करूंगा और किसान भाइयों को बताऊंगा कि जो संकर धान की किस्में हैं वो बड़ी अच्छी पैदावार दे रही हैं, और इनको आप लगा सकते हैं। जैसे KRS-2 है, एरिस 644 है, ये कई किस्में हैं संकर जो आप लगा सकते हैं। इनसे धान की पैदावार अच्छी आती है। जी, अच्छा, आप बीज दर के बारे में बता रहे थे बीच में। बीज दर की बात है तो जैसे अगर हमारी संकर किस्म है मान लीजिए, तो उसमें कम लगता है दाना, 18 से 20 किलोग्राम बीज लगता है नर्सरी के लिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए, जो कि एकड़ का हेक्टेयर का 1/10वां हिस्सा आप होता है। इसी प्रकार जो बारीक किस्में हैं, बहुत महीन किस्में हैं, उनका कम बीज लगता है, 20 से 25 किलोग्राम, और जो मोटे दाने की किस्में हैं उनका आमतौर पर 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति 1000 वर्ग मीटर के हिसाब से लगता है। जी, आशीष एक दर्शक झारखंड से, आइए बात करते हैं। जी आशीष जी बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो। हाँ जी नमस्कार आशीष जी, बताइए प्रश्न क्या है? मेरे धान में जी, धान में क्या जानना चाहते हैं आप? धान में पकने के टाइम में काला हो जाता है। पकने के टाइम में काला हो जाता है। जी, पाउडर हो जाता है, दाने का पाउडर बन जाता है और दाना फूल जाता है, ऐसा ही होता है। जी ठीक है, पहले भी एक किसान जी उन्होंने भी यही सवाल पूछा था। तो इसमें आपको ये जो है ना, आभासी कंड नाम का एक रोग होता है, एक बीमारी होती है जिसको आभासी कंड कहते हैं। काले रंग का होता है, शुरू में नारंगी रंग का होता है, दाने में क्या होता है, दाने की जगह पे फफूंद भर जाता है उसमें, और उसका रंग चमकीला नारंगी होता है। फिर बाद में धीरे धीरे ये रंग काला हो जाता है, और इससे दाने की जो गुणवत्ता है उस पर काफ़ी बुरा असर आता है। बाज़ार में आपको चावल का दाम या दाने का दाम कम मिलता है, तो इसका नियंत्रण जरूरी है। शुरू में जैसे बीज उपचार करना तो बहुत ज़रूरी है। और भी कई तरह की बीमारी है जिनसे आप छुट्टी या जिनका हमला कम होगा। साथ ही साथ खड़ी फसल की दशा में
अगर संभावना है कि ये रोग आ रहा है, क्योंकि इस रोग का पता आपको तभी लगता है जब ये बालियां बाहर निकल जाती हैं, दाने बढ़ने उसमें शुरू हो जाते हैं, तो किसान भाइयों को पता नहीं लग पाता। अगर ऐसी स्थिति हो किसी क्षेत्र विशेष में, ये हर साल आता है, तो बाली निकलने के पहले ही आप जो है बाविस्टीन का छिड़काव कर दें, जिसका 0.1% का घोल, 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी, इस घोल को आप छिड़क दें तो इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। और 8-10 दिन बाद इस छिड़काव को दोहरा दें, यानी दोबारा कर दें इसमें। जी सुखदेव जी, अब हम क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हमारे किसान जो है उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, रसायनों का इस्तेमाल करते हैं खेती में, और कई बार सही मात्रा में नहीं इस्तेमाल होता है, इससे हमारा पानी भी प्रदूषित होता है, भूमि तो होती है, और वातावरण में भी हम देखते हैं कि उसका प्रभाव होता है। तो इसके लिए हमारे किसान कैसे जागरूक रहें? डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग संतुलित जो आहार है उनको भी दें। तो धान की खेती में है या खेती इन जनरल है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये 3 जो ऐसे तत्व हैं, ये वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक संतुलित आहार दें उनको। नाइट्रोजन जो है वो पौधे की हाइट को या उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो उसको बढ़ाता है। फास्फोरस जो है जड़ को और फल और फूल को बढ़ाता है। और पोटाशियम जो है वो तने की स्ट्रेंथ, जो उसकी जो शक्ति है उसको वो बढ़ाता है। तो कहने का मतलब है ये तीनों यदि संतुलित नहीं होंगे, यदि एक भी चीज़ मतलब संतुलित नहीं होगी तो वो दूसरे का जो है इफेक्ट उसके ऊपर आ जाएगा। यदि नाइट्रोजन हम थोड़ा सा कम दें, फास्फोरस भी थोड़ी दें, परंतु पोटाशियम जरूर दें, तभी धान जो है वो खड़ा रह सकता है और उसका जो भी उपज होगी वो सही होनी चाहिए। दूसरा आपने प्रश्न किया कि पॉल्यूशन, देखिए सही बात यह है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम यदि हम लोग ऐसे डालेंगे तो वो पोल्यूशन जरूर करेंगे, पानी में भी करेंगे, मिट्टी में भी करेंगे, और यदि हम स्प्रे करते हैं तो वायु में भी करेंगे। और उसको रोकने के लिए अभी आपने देखा होगा कि नीम कोटेड यूरिया या इस प्रकार का एक मिक्सचर है, वो तीनों को बिल्कुल नीम से कोटेड है। यदि इस प्रकार हम यदि डालते हैं तो उससे क्या होगा कि कम डालेंगे और बहुत धीरे धीरे वो रिलीज होता है मिट्टी में और वो पौधे को लगता रहता है और काफी लंबे समय तक चलता है। एक तो ये पार्ट है। दूसरा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर, ये जो सड़ा हुआ कंपोस्ट है या FYM खाद है, इसको डालें। और तीसरा पार्ट मैं आपको और थोड़ा सा बताऊं कि धान की खेती में हम क्या करते हैं या किसी भी खेती में हम बहुत ज्यादा स्टबल छोड़ देते हैं, नीचे वो तना छोड़ देते हैं जी, जी। और बाद में हम उसमें खेती में आग लगा देते हैं, अवशेष जो होते हैं, हाँ, उसमें आग लगा देते हैं। और आपने देखा होगा बीच में कितना दिल्ली का पोल्यूशन जो है इसलिए ज्यादा बढ़ जाता था कि आसपास के राज्यों में धान की खेती को हम लोग आग लगा देते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम ये करें तो किसान। गोविंद, एक दर्शक बात कर लेते हैं। हेलो गोविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो गोविंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? हाँ, गोविंद मानेसर बोल रहा हूँ मैम, बालाघाट मध्य प्रदेश। जी गोविंद जी, बताइए क्या सवाल है? सवाल ये है मैम कि जैसे अपन धान की खेती करते हैं खरीफ में, तो इनमें जैसे अपन धान की ब्लास्ट रोग आता है धान में, तो उसके लिए अपने यहाँ कौन सी उन्नत किस्म इसके बारे में जानते हैं? कौन सा रोग आता है? ब्लास्ट। अच्छा, ब्लास्ट आता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें कौन सी उन्नत वैरायटी है इसके बारे में जानकारी? ठीक है, ब्लास्ट रोग देखिए, ब्लास्ट जो है पत्ती पे 2 अवस्था में ये ब्लास्ट आता है, इसको पैडी ब्लास्ट कहते हैं। और इसमें समस्या ये है कि शुरू में जैसे पौधा बढ़ रहा होता है तो पत्तों पे आता है, बाद में जब बाली अवस्था आ जाती है तो बाली पे आता है। उसको गर्दन तोड़ भी किसान भाई जानते हैं। इसकी किस्मों के बारे में जानकारी आप अपने नज़दीक के किसी कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं कि इस रोग की रोधी किस्म कौन सी है, उसकी जानकारी आप ले लें। और जहाँ तक उपचार की बात है तो इसमें बाविस्टीन काफ़ी प्रभावी दवाई है, बाविस्टीन का प्रयोग आप कर सकते हैं और ब्लास्ट को रोक सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान स्टूडियो में आए। और आज जिस तरीके से हमने चर्चा की पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण पर, उसमें हमने देखा कि कई किसानों ने भी अपनी बातें रखी और आपने भी बहुत सारे सुझाव दिए। आशा करते हैं कि ज़रूर हमारी बात उन तक पहुंची होगी और सिर्फ बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है, उसे शामिल भी करना है अपने जीवन में। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने धान के बारे में हमारे किसानों को बताया। और इसी के साथ ही आज हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा कल का विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का विषय है अरहर की किस्में और बुआई और खरीफ चारा फसलों की बुआई। और अब आपको बता देते हैं कि कैसे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर।
इसके अलावा आप फेसबुक से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा जिसे आप ऐड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैसेंजर के माध्यम से भी अपने सवाल पहुंचाएं या फिर वॉल पर भी अपने सवाल लिख सकते हैं। और अब हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस पर कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम आपके कार्यक्रम में यानी हेलो किसान में शामिल करेंगे। तो आज हमने विस्तार से बात की धान के ऊपर। तो जिन किसानों ने अभी नर्सरी नहीं डाली है या फिर जो डालने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। और साथ ही हमने बात की आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विश्व भर में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है, इसमें हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है और किसान भी उन्हीं में से एक है। तो आज बहुत सारे किसानों के सुझाव भी हमने कार्यक्रम में शामिल किए और साथ ही साथ हमारे मेहमान ने भी बताया कि किसान अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नए एपिसोड के साथ कल फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।